दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लेकिन जब वो स्तंभ घायल हो जाए तो देश की स्थिति क्या होगी। जब वो स्तंभ कमज़ोर, लाचार और अव्यवस्थित हो जाए तो देश की स्थिति क्या होगी। देश की स्थिति वही होगी जो इस वक्त में भारत की हो रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया एक ऐसा शक्तिशाली शस्त्र, एक तरीके से जो सत्ता को हिलाकर रख देने की अपने भीतर शक्ति समाहित करके रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस भावना के साथ मीडिया को काम करना चाहिए वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मीडिया आज पक्षकार बनता चला जा रहा है, या फिर मीडिया इस तरीके से सत्ता से दूर होता चला जा रहा है कि उसकी एक अपनी अलग ही नई दुनिया है, जिस दुनिया में वो ये चाहता है कि वो जो कुछ कर रहा है या फिर जो कुछ वो कह रहा है वह ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सच हो ही नहीं सकता। यानी कि दोस्तों, समावेश की भावना मीडिया के भीतर से धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। नए विचारों को जगह मिलनी अब मुश्किल हो गई है। कहीं ना कहीं दोस्तों, मीडिया में एक मार्केटिंग एजेंसी बन करके रह गई है। क्योंकि दोस्तों, यदि किसी संस्थान पर कार्रवाई होती है तो हर मीडिया संस्थान का ये दायित्व बनता है कि उस खबर को प्रमुखता से उठाए, उन तथ्यों की जांच करे जिस आधार पर उस संस्थान पर कार्रवाई की गई है सरकार के द्वारा या फिर विभागों के द्वारा, जैसा कि आयकर विभाग ने भास्कर के साथ किया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरुवार से लेकर के लगातार भास्कर के दफ्तरों पर छापेमारी जारी है। चाहे फिर नोएडा हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, तमाम जगहों पर इसके संपादकों पर, इसके अलावा रिपोर्टर्स पर लगातार नज़र रखी जा रही है। और एजेंसी का तर्क भी दोस्तों आप सुन लीजिए कि 6 साल के भीतर 700 करोड़ के आयकर को लेकर के असमानता पाई गई है। कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर मैं आप सभी से भी पूछना चाहूँगा और उन संस्थाओं से भी पूछना चाहूँगा जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है कि क्या 6 साल से वो सभी संस्थाएं सो रही थी जो आज उन्हें इस बात का पता चला कि आयकर में असमानताएं हैं। क्या वो इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब देश के भीतर कोविड आए, उसके बाद कोई खबर छापी जाए, उस खबर में कहीं ना कहीं सरकार का विरोध प्रतीत होता हो, उस विरोध के बाद तमाम इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। दोस्तों, वास्तव में हमारा देश इस तरह की कार्रवाई से कमज़ोर होगा। यदि ये कार्रवाई निष्पक्षता के साथ की गई होती तो इसका एक समय इस तरीके का नहीं होता जैसा अब हुआ। यानी कि खबर छपने के बाद इस तरह की कार्रवाई होना वास्तव में इस बात का संकेत है कि एक सुयोजित कार्रवाई थी, सोची समझी एक कार्रवाई की गई सरकार के द्वारा। अन्यथा दोस्तों, इस तरीके से अचानक किसी दफ्तर पर छापेमारी होना बिल्कुल भी समझ से बाहर है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में मीडिया की स्वतंत्रता का क्या हाल है। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में वर्ष 2020 की दोस्तों मैं आपको एक रिपोर्ट बताने जा रहा हूँ। रिपोर्टर विदाउट बाउंड्रीज नाम की एक संस्था है जो ये विश्लेषण करती है, विवेचना करती है इस बात की कि किस देश के भीतर मीडिया को कितनी आज़ादी है। उसमें हमारे देश का नंबर आपको चौंकाने वाला लगेगा दोस्तों। 142वें नंबर पर हमारा भारत आया है। इसके अलावा हमारा पड़ोसी पाकिस्तान 145वें और चीन 177 पर है। यानी कि आप समझ जाइए दोस्तों कि किस तरीके से हमारे देश के भीतर लगातार मीडिया की विश्वसनीयता और उसकी कार्यप्रणाली लगातार बाधित होती हुई चली जा रही है। वो सत्ता के दबाव में हो रही है, या फिर संस्थाओं के दबाव में, या फिर मार्केटिंग के प्रेशर में। आप इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा करके रखिएगा। जब संस्थान इस तरीके से दबने लगे या फिर इस तरीके से दबाया जाने लगे तो देश की स्थिति कमोवेश काफ़ी खतरनाक हो जाती है। वहाँ पर लोकतंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और हमारे देश के भीतर यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती कह लीजिए आप इसको, कि जब कोई काम एक राजनेता करता है, कोई घोटाला होता है, चाहे आप चारा घोटाला ले लीजिए या फिर आप कोयला घोटाला ले लीजिए, तमाम घोटालों में
नेताओं के पास तमाम तरह की सुविधाएं होती है बचने के लिए, लेकिन एक संस्था के पास या फिर एक आम आदमी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं होता जिससे वो बच जाए, जिससे वो खुद की शाख को बचा ले। यही तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश के भीतर यदि आप तथ्य और सत्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे भी तो आपकी टांग खींचने वाले बहुत लोग आपको मिल जाएंगे, आपके घरों के आसपास भी और आपकी संस्थाओं के भीतर भी, जो आपका जम करके विरोध करेंगे। दोस्तों, इसके अलावा इस पूरे मुद्दे पर मैं आपको बताना चाहूँगा, विपक्ष काफ़ी हमलावर है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सरकार ने कलम की आवाज़ को, कलम की शक्ति को दोस्तों माफ़ कीजिएगा, और माइक की जो ताकत होती है, एक पत्रकार की आवाज़ में जो पैनापन होता है, उसको ढीला करने का कार्य किया है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब ये लोग सत्ता में थे, जिस वक्त में इनकी सरकार थी, उस वक्त में देश के भीतर क्या हो रहा था, इन्हें उस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, उस बात का भी जवाब देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपके सामने अब वो बातें रखूँगा जो आपको निर्णय लेने के लिए एक समझ आपके भीतर पैदा करेगा कि हमारे देश में कोई भी पार्टी चाह रही हो, हमेशा मीडिया का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट 1949 के बारे में, जिस एक्ट में सरकार ने क्या किया था आपको वो भी जान लेना बेहद ज़रूरी है, अनिवार्य है। सरकार ने पाबंदी लगा दी थी सामाजिक सुरक्षा और अव्यवस्था का बहाना बनाते हुए एक पत्रिका पर, एक पत्रकार की आवाज़ को दबाने का वहाँ पर कार्य किया गया था। और दोस्तों, उसके बाद क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाता है रमेश थापर के द्वारा। रमेश थापर वर्सेस मद्रास सरकार का ये मामला था और ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है कि पत्रकार की आवाज़ को दबाना लोकतंत्र का अपमान है और सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित करे। बिल्कुल भी इस तरह का नहीं होना चाहिए कार्य। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें अदालत ने और क्या कहा था। अदालत ने कहा था कि लोक व्यवस्था के आधार पर नागरिकों के अधिकारों का हनन वास्तव में लोकतंत्र की और देश के संविधान की हत्या है। और दोस्तों, अब इन विपक्षी नेताओं से आपको इस सवाल करना चाहिए कि आपकी सरकार में ऐसा क्यों हुआ, लोगों की आवाज़ को क्यों दबाया गया। ये हमारे देश की वो कड़वी सच्चाई है जो हमेशा से मीडिया को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। ये देश का वो कड़वा सच है जिसे हम सभी को स्वीकार करना पड़ता है। वास्तव में दोस्तों, देश के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। काफ़ी गंभीर और चुनौतीपूर्ण मसला ये बनता जा रहा है कि मीडिया, जिसके कंधों पर काफ़ी भारी जिम्मेदारी थी, उसके कंधे धीरे धीरे इस वजन का बोझ सहने लायक बचे ही ना। इस तरह की तमाम चीज़ें हमारे देश की सरकार करती रहती है। इसके अलावा दोस्तों, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी, और वह थी कि यदि कोई पत्रकार देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाता है या फिर जिस देश से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको यदि पत्रकार की वाणी से चोट पहुंचती है, पत्रकार के कलम से कुछ नुकसान होता है, तो उसके खिलाफ ज़रूर सरकार एक्शन ले सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर केवल इसलिए कि उससे सरकार की नीतियों का विरोध हो रहा है, सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि सरकार हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन कर ले। लेकिन आज के वक्त में ये बातें, ये मौलिक बातें वास्तव में दिखावा लगती है, वास्तव में नाटकीय प्रतीत होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की कार्रवाई निश्चित तौर पर हमारे संस्थानों पर आगे न होने पाए, और यदि कोई संस्थान दोषी भी है तो उसमें नियमावली के तहत कार्रवाई की जाए। क्योंकि राजनीतिक पार्टी हमेशा ये कहती है कि ये कार्य तो जांच एजेंसियों का है, सुरक्षा एजेंसियों का है, लेकिन वो सुरक्षा एजेंसी काम किसके इशारे पर करती है, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जो पार्टी आज सत्ता में है वो कल विपक्ष में होंगी, और जो पार्टी आज विपक्ष में है वो कभी सत्ता में भी हुआ करती थी। तो दोस्तों, ये साठगांठ कहीं ना कहीं देश की उन संस्थाओं को कमज़ोर करती है जो जन आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में
इतना ही।